So let's continue. संस्कृत की फर्स्ट डेमो क्लास, बीएमएस फर्स्ट ईयर। मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा, बीएमएस एमए संस्कृत, जो आपको संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत का सिलेबस एज पर सिलेबस पढ़ाऊंगी, प्लस नोट्स दूंगी, प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराऊंगी विथ क्वेश्चंस, आंसर एटसेट्रा। तो हमने ये जो मैटर है, जिसे हम इसे डेमो क्लासेस के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 डेमो क्लासेस के लिए। फर्स्ट में से सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि संस्कृत की क्लासेस में क्या पढ़ा जाएगा, क्या नहीं पढ़ा जाएगा, और सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स सिलेबस के अंदर एनोटेट की गई है, हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, एटसेट्रा। तो ये सब होगा इंट्रोडक्शन के अंदर। देन इसके सिलेबस के 3 पार्ट किए जा सकते हैं। फर्स्ट, वैसे तो यूं 2 पार्ट होते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 पार्ट है, ग्रामर और ट्रांसलेशन, एंड सेकंड पार्ट के अंदर ये जो बुक्स है, पंचतंत्र, सुश्रुत, शारीर का 4th चैप्टर और वैदिकीय सुभाषित साहित्य। तो इंट्रोडक्शन, देन ग्रामर के अंदर जो जो ग्रामर के पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़े जाने हैं। ट्रांसलेशन वाली क्लास के अंदर हम ट्रांसलेशन के अंदर क्या क्या करना, मतलब क्या क्या है सिलेबस के अंदर कि क्या क्या करना होता है, और फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड 4th है बुक्स, यानी कि पंचतंत्र, जिसे हम कह सकते हैं कि बुक्स मतलब, तो पंचतंत्र, सुश्रुत, शारीर का 4th चैप्टर और वैदिकीय सुभाषित साहित्य, जो 3 बुक्स हमारे सिलेबस में हैं, जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, उन तीनों के बारे में हम ये 4th इसके अंदर जानेंगे, देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कि आज की क्लास का फर्स्ट नोटेशन है वो है कि हम संस्कृत का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन इस बात में कि हमें क्या कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है वगैरह। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि आज का क्लास का सब्जेक्ट है एक तरीके से। उसमें हम देखें तो सबसे पहले इसके की पॉइंट्स, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, उसके अंदर आता है सबसे पहले व्हाई शुड वी स्टडी संस्कृत। अभी सब सोचते हैं बीएमएस में आने के बाद कि जब हम बनने जा रहे हैं डॉक्टर, तो हमको संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें कोई लिटरेचर का तो बनना नहीं है, तो हम संस्कृत क्यों पढ़े, ये एक लैंग्वेज है, इसका हमारे आगे कोई यूज नहीं है, तो हमें संस्कृत क्यों पढ़नी है। इस बारे में जानने के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी है। तो इस बारे में सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्चुअल में हमें संस्कृत क्यों पढ़नी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद, और आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब के सब संस्कृत में लिखे गए हैं। ये 19th सेंचुरी को छोड़ के, उसमें जरूर हिंदी कुछ शुरू हुई है, उससे पहले जितना कुछ लिखा गया है सब कुछ संस्कृत में है। मान सकती हूँ सबके ट्रांसलेशन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन में मिस्टेक भी होती है, और कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जब तक आप संस्कृत के वर्ड्स समझेंगे नहीं, कभी भी वो आपके दिमाग में बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए वो जरूर है। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना जरूरी है, ताकि हम जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ टर्म्स हैं जो नहीं आती है समझ में,
उनको समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हो। बीएमएस के अंदर संस्कृत के सिलेबस में संस्कृत दी ही उतनी गई है जितनी आपके जो स्टडी करेंगे आप संहिताएं उनके अंदर काम आ सके। उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बीए का कोर्स नहीं करा रहा कोई, या ग्रेजुएशन नहीं करा रहा कोई संस्कृत के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट चीज थी कि हमारा बीएमएस में संस्कृत का यूज क्या है। सेम ही है बात दोनों एक तरीके से, तो कि इसका बीएमएस में क्या उपयोग है कि जब आप संस्कृत पढ़ लोगे उसके बाद में यही रहता है कि आप और भी कुछ करना चाहें तो। लोगों को माइक से दिक्कत हो रही है, सॉल्व किए देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पक्का सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट थिंग, यूज इन बीएमएस। अगर हम सिलेबस देखेंगे तो बेटर तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद पे छोड़ रही हूँ। देन आता है हाउ शुड इट बी स्टडीड। इसको कैसे पढ़ा जाए। हमें इसको सिर्फ उस तरीके से पढ़ना है। इसका सिंपल जवाब ये होता है कि इनको सिर्फ उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से ये हमारे काम आ सके और जिस तरीके से हम पेपर सॉल्व कर सके। हमारे मेन मोटो दो ही होते हैं। फर्स्ट, पेपर सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई सिर्फ एग्जाम ही पास करना चाहता है। ठीक है। सेकंड मोटो होता है कि हमें आगे के ईयर्स में कुछ भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप पेपर सॉल्व करने लायक भी हो रहे हैं तो पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बाकी के उसमें। क्योंकि एक बार फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद हर स्टूडेंट इस बात के लिए एक बार हैबिचुअल हो जाता है। मतलब जब एंटर होते हैं ना बीएमएस में, तब किसी को भी नहीं पता होता कि उसको आगे ये चीजें भी समझ में आया करेंगी एक साल के अंदर। एक तरीके से माइंड में एक नया वो ट्रैक चलना शुरू हो जाता है। ओके, देन इसलिए हमें इसे कैसे पढ़ना है, ये हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमें इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि हम कहीं ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, सुपरफिशियली और समझ के पढ़ना है। मेन चीज होती है संस्कृत के अंदर समझ के पढ़ने की। उसके व्याकरण के अंदर ऐसे काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमें यहाँ व्याकरण उतनी ही दी जा रही है जितनी आ, वो समझ में आ सके फर्स्ट एक नए न्यू कमर को, और सेकंड काम आ सके। एंड थर्ड पॉइंट होता है कि हमें इसे कैसे पढ़ना है उसके अंदर, कि हमें इसे प्रैक्टिस करके पढ़ना है। संस्कृत की ग्रामर होती है फॉर्मूला बेस्ड, उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद होते हैं। सेकंड, संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशंस हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है हम कहाँ गलतियां करते हैं और उसके बाद हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, इसलिए वहां प्रैक्टिस जरूरी है। एंड थर्ड, उसके अंदर होती है बुक्स। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उन बुक्स के अंदर ट्रांसलेशन या उनकी उसकी, तो हमें याद भी इजीली होता रहेगा। इसलिए यहाँ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैसे पढ़ने में, प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है उसी तरह से, क्यों? क्योंकि संस्कृत की ग्रामर इकलौती ऐसी ग्रामर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है उसमें, जो फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन उसकी जो गणित है वो हमारी माहेश्वर सूत्र से शुरू होती है। मतलब जैसे अपन की मैथ्स के अंदर नंबर्स होते हैं 1 2 3, वैसे संस्कृत के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज माहेश्वर सूत्र, जो हमारे 14 सूत्र हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले उन्हें याद भी करना इंपॉर्टेंट होगा। अभी है व्हाट टू लर्न एंड व्हाट टू लीव, यानी क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है और बुक्स भी इतनी मोटी होती है, लेकिन सारा का सारा नहीं पढ़ा जा सकता, ना ही सारा का सारा याद रखा जा सकता है। तो हमें उनमें से क्या चीजें पढ़नी है, जैसे बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सेट्रा, वो सब इसी में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस,
उसमें क्या क्या है, और हमें इन 4 सवालों को उनके अकॉर्डिंग देखना है। फर्स्ट हमारा क्या था, हमें क्यों पढ़नी है और इसका उपयोग क्या है। तो उसके ऊपर है कि हम जैसे ये लेते हैं, संस्कृत की व्याकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले, वाय, और इसका यूज क्या है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सबसे पहले आता है संज्ञा प्रकरण। विदाउट संज्ञा प्रकरण के व्याकरण का ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हर चीज को एक संज्ञा दी जाती है, कुल मिला के जो नाम दिया जाता है उनके अकॉर्डिंग संज्ञा प्रकरण इसलिए जरूरी है ताकि हमें फॉर्मूला समझ में आ सके। ये बाकी के व्याकरण के लिए जरूरी है। उसके बाद आती है विभक्तियां, षडलिंग और धातु। इन तीनों का मतलब होता है कि अगर अगर आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो उसके अंदर, जैसे कि अपन देखते हैं इंग्लिश के अंदर भी एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वैसे वैसे संस्कृत के अंदर होते हैं एक कर्ता, कर्म और क्रिया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कर्ता, कर्म और क्रिया के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे कर्ता है और जो कर्म है वो विभक्ति और षडलिंग के अंदर इंक्लूड होंगे। विभक्तियां मतलब आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, अगर क्या अर्थ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और जो कर्म है और जो षडलिंग प्रकरण है कि कर्ता और कर्म के जो वर्ड है उनके अंदर हम वो विभक्ति कैसे लगा सकते हैं जो कि शब्द रूप है हमारे। यानी कि आपको है ये पता है कि राम ने ऐसा किया, तो उसमें विभक्ति लगेगी, मान लो तीसरी, तृतीय विभक्ति। अब ये सिंगुलर है इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन, लेकिन राम की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें शब्द रूप पढ़ने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं षडलिंग प्रकरण। फिर हम लेते हैं धातु प्रकरण। ये धातु प्रकरण क्या है, ये जो क्रिया है हमारी वो जहां चलेगी वहां धातुएं चलेगी। धातुओं का बड़ा अच्छा योगदान है क्योंकि धातुएं ऐसे शब्द बनाती भी है जो कर्ता और कर्म में यूज होते हैं, यानी नए शब्द बनाने का काम धातुएं करती है। प्लस जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी धातुओं के अंदर आती है। लाइक कोई पढ़ रहा है तो पठ धातु, पढ़ने के लिए पठ धातु। अभी पठ धातु के भी ये रूप, शब्द रूप चलाने हैं जो धातु रूप बोलते हैं इनको। जो कर्ता और कर्म वगैरह एक्सेट्रा वर्ड के जो ये होंगे वो होंगे शब्द रूप, और जिसके होंगे वो धातु रूप। ठीक है। उसके बाद आते हैं संधि पे। एंड सेकेंड चीज होती है इसी तरह की समास। संधि और समास ऐसे पोर्शन है जो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं ना संस्कृत के अंदर, सिलेबस के अंदर, उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को सिंप्लीफाई करके और उन्हें समझने का काम ये संधि और समास करवाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत की लैंग्वेज, जैसे मान लो अपनी इंग्लिश के सारे वर्ड अलग अलग हैं, वो अलग ही रहेंगे। हिंदी में फिर भी मिक्स होते हैं बट इतना जरूरी नहीं होता। लेकिन संस्कृत के अंदर क्या है कि आपके पास अगर दो व्यंजन आसपास आ रहे हैं तो भी वर्ड पूरे एक हो जाएंगे, दो स्वर आसपास आ रहे हैं तो भी वर्ड पूरे एक हो जाएंगे। प्लस ये तो हुए संधि के अंदर। अगर समास है तो ये काम और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें आपको तीसरा अर्थ निकलने वाले वर्ड दिखा देंगे भाई। जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, अगर किसी ने भी संस्कृत पहले एक बार देखी है तो उसके अकॉर्डिंग कि किसी ने क्या, बिना उसके 8 तक की संस्कृत के बिना एडमिशन भी नहीं होता ना। तो पढ़ने में यूं आता है कि जैसे कि चंद्रशेखर वर्ड है मान लो, तो भाई चंद्रशेखर वर्ड लिखा हुआ है, ये एक समासिक वर्ड है।
और इसका जो मीनिंग निकलता है वो सीधा शिव निकलता है, लेकिन वर्ड में पूरे इस पूरे शब्द के अंदर कहीं शिव का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सामासिक वर्ड है। एक पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में कन्वर्ट करने की कला वो है समास। और ऐसी कला ना सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के अंदर है, हिंदी में इसकी तरफ से आई है। हिंदी के जो वर्ड अरबी फारसी से है उनमें ये चीज नहीं मिलती, सिर्फ जो संस्कृत से आए हैं उनमें मिलती है। तो ये समास है और ये हुई संधि। इनको हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर या संहिताओं के अंदर, उन्हें समझने के लिए हमें संधि और समास समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट आता है वाच्य प्रयोग, प्रत्यय, है ना। वाच्य प्रयोग कर्तरी भाव वाच्य प्रयोग, यानी कि एक्टिव पैसिव। कर्तरी यानी जो कर्ता की तरफ से हो रहा है वो कर्तरी, और पैसिव कर्म की तरफ से हो रहा है जो, यानी ये एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं ना वो यहाँ पे भी आते हैं। ये है भाववाच्य प्रयोग। एंड देन लास्ट आते हैं प्रत्यय। विदाउट प्रत्यय कोई वर्ड नहीं बनता, इसलिए हमें प्रत्यय को देखना जरूरी है। प्लस इन प्रत्ययों से उस शब्द का जो अर्थ है वो काफी बदल जाता है, इसलिए हमें ये सारे के सारे पढ़ने जरूरी है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस में सिर्फ उतनी ही ग्रामर डाली गई है जितनी हमारे संस्कृत का कोई भी टेक्स्ट अगर आपकी हिंदी ट्रांसलेशन दे रखी है तो उसे समझने के लिए जरूरी हो। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दे रखी हो तो इतनी ग्रामर के अकॉर्डिंग मुश्किल है किसी के लिए भी समझना। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन के होते हुए भी आपको समझ में नहीं आया उस चीज को समझने के लिए इतनी ग्रामर जरूरी है। इस अकॉर्डिंग ये ग्रामर डिसाइड की गई है, ठीक है। तो ये हो गया वाई, यानी क्यों पढ़नी है ताकि हमें वो समझ में आए, और इसका यूज क्या है जो मैं बता चुकी। फिर आते हैं अनुवाद। इसमें वापस वही दो सवाल, वाई एंड यूज, जिसका मैं बोल चुकी हूँ। तो हमें इसके अंदर क्या प्रैक्टिस करनी है कि इंग्लिश, हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेज के मोस्ट ऑफ हमारे चूज किया हुआ होता है हिंदी, तो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना। दूसरा है संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना। दो काम है अनुवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। इन दोनों में क्या करना है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि अगर हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि हमारी इस लैंग्वेज में कुछ पकड़ बैठनी शुरू हुई है। सेम है जबो, इसके अंदर भी यही होता है। प्लस तीसरी चीज होती है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, यानी कि सम ये देखना कि वो जो सेंटेंस लिखा है संस्कृत के अंदर उसकी ग्रामेटिकल एरर कितनी है। ये दो काम करती है। पहला कि आपने जो ये सब कुछ पढ़ा है उसकी आपको कितनी पहचान हो गई है, कितनी पहचान हो गई है इस बारे में पता चलता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इससे ये पता चलता है, सेकंड इस आइडेंटिफिकेशन यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक से ये पता चलता है कि आपने जो एरर वगैरह देखे हैं ये ट्रांसलेशंस वो आपको कितने आ गए। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है ग्रामेटिकल एरर्स देखने के अंदर कि अगर आपने कोई श्लोक मेमोराइज किया है, श्लोक मेमोराइज करने के अंदर हम लोग बहुत बार श्लोक मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक कर देते हैं लिखते टाइम। लेकिन अगर हमको ये पता है कि क्या सेंटेंसेस के अंदर मिस्टेक हो सकती है क्या नहीं हो सकती, तो अगर हमें वो टूटा फूटा याद है ना तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये हमारे ऐसा बहुत काम आता है। अगर किसी ने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया ना उसको श्लोक याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और श्लोक फर्स्ट ईयर में करो नहीं करो फाइनल से जाते जाते याद करने ही पड़ता है, नहीं तो पीजी का एग्जाम में बहुत काम आता है। देन आते हैं कि भाई यहाँ पे एक और चीज ऐड करी है इन्होंने कि रेफरेंस बुक है इसी के अंदर से सेंटेंस आएंगे। फर्स्ट लघु सिद्धांत कौमुदी, बृहत्त्रयी, जो हमें बृहत्त्रयी हमारे सिलेबस की चीज है इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर ज्यादा संस्कृत के सेंटेंस नहीं है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो सूत्र हैं जो हमारे व्याकरण में काम आते हैं, उस अकॉर्डिंग वही है। थर्ड है अनुवाद चंद्रिका, ये किसी मतलब आयुर्वेद के पर्सन ने लिखी है और इसके अंदर यूजुअली वही वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो एक्चुअल में हमें जब सिर्फ आयुर्वेद के लिए संस्कृत पढ़नी है तो फिर जो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वही वर्ड पढ़े ना, सारे के सारे पढ़ के हमें क्या करना है।
इस अकॉर्डिंग हम सिर्फ इन्हीं बुक से करते हैं। रचनानुवाद कौमुदी, संस्कृत आयुर्वेद सुधा, भाषा सोपानम। इसमें से काफी सारी बुक्स हैं, उनमें से हम सेंटेंस उठाएंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। मेन बात यही है कि भाई कुछ एक वर्ड होते हैं जो हमारे बहुत कॉमन यूज होते हैं, अगर उनका अर्थ करना आ गया तो उसके बाद अनुवाद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है भाषा अध्ययन, और इसके अंदर भी वही दो सवाल, वाई एंड यूज। सबसे पहले वाई लेते हैं, तो भाई हम आयुर्वेद के अर्श ग्रंथ, वैदिकीय शुभाषित साहित्य और पंचतंत्र। पंचतंत्र को क्यों डाला गया है, सबसे पहले ये सवाल आता है क्योंकि ये दोनों तो आयुर्वेद से रिलेटेड हो गए। ये सुश्रुत संहिता का है, और वैदिकीय शुभाषित साहित्य ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि किसी वैदिक के लिए ही सुलेख लिखे गए होंगे इसके अंदर। कुछ नहीं, ये बुक इंडिकेट करती है सिर्फ और सिर्फ अलग अलग ग्रंथों के अंदर वैद्यों के काम में आने लायक जितने भी श्लोक है ना, मिले उनको, इनके राइटर को, वो उन्होंने इसके अंदर रख दिए। ठीक है। यहाँ दो बुक्स ऐसी आती है, भास्कर गोविंद घाणेकर की, तो वैदिकीय शुभाषित साहित्य और सुश्रुत संहिता का जो 4th चैप्टर है उसके ऊपर भी उनकी एक बुक आती है। मतलब सिर्फ सुश्रुत संहिता की शारीरिक स्थान पे उन्होंने बहुत ही शानदार टिप्पणी कर रखी है भास्कर गोविंद घाणेकर ने, वो बुक बहुत इस्तेमाल होती है। वो एक आती है, वैसे इन्होंने सूत्र स्थान और शारीरिक स्थान दोनों में करी है। ये जो हमारे भास्कर गोविंद घाणेकर थे, ये एक एमबीबीएस थे जिन्होंने बाद में भी आयुर्वेद पढ़ा, और उसके बाद में इसकी इतनी महत्ताएं जानी कि उन्होंने खूब बुक लिखी है। तो वैदिकीय शुभाषित साहित्य में उन्होंने कलेक्शन किया है खूब सारे श्लोक का जो एक वैद्य के जीवन में काम आते हैं। तो यह हमारे ये दो काम कर रहा है, फर्स्ट ये हमारी संस्कृत के अंदर प्रैक्टिस करा रहा है, और सेकंड ये हमें वो नॉलेज दे रहा है जो हमें चाहिए एज पर एक अच्छा वैद्य बनने के लिए, जिसके सुश्रुत और चरक के अंदर जगह जगह पे हैं, लेकिन वो इतने वो रिलेवेंट नहीं लगते जितने रिलेवेंट इन्होंने कर रखे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पंचतंत्र। ऐसे ये है सीख के ऊपर, और दूसरा ये हमारे उसमें भी यूजफुल है कि हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ा रहा है। ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये हुआ हमारा सिलेबस जिसे हमें पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है इस बारे में अगर हम देखें तो हमें पॉइंट टू पॉइंट ये लेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण लेंगे, व्याकरण के बाद में हम ट्रांसलेशन लेंगे, और उसके बाद ये बुक करेंगे। तो ये दो चीज करने के बाद ये बुक इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम व्याकरण देख चुके हैं और व्याकरण का यूज ट्रांसलेशन में कर चुके हैं। इनमें हमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही देखना होगा इस अकॉर्डिंग। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इनके, ये दूसरी बात हुई। इस दूसरी बात के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण, संज्ञा का सूत्र पूछ लिया, किसी भी संज्ञा की डेफिनेशन पूछ ली, इस तरह से आते हैं। विभक्तियों के अर्थ के अंदर किसी भी विभक्ति के बारे में पूछ लिया, या किसी भी विभक्ति के अर्थों के बारे में जो सूत्र होते हैं, एक्चुअल में क्या है, ग्रामर पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। संज्ञा प्रकरण के अंदर भी खूब सारे फॉर्मूलाज हैं, मतलब हर टॉपिक में खूब सारे फॉर्मूलाज हैं। विभक्ति अर्थ संधि प्रकरण के अंदर किसी की संधि विच्छेद, किसी का संधि करण, यानी कि संधि करनी है दो वर्ड की, वो प्लस किसी संधि का सूत्र, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शेड्यूलिंग प्रकरण के अंदर कोई भी किसी भी शब्द रूप को पूछा जा सकता है कि भाई राम की शब्द रूप लिखो, इस तरीके से। ठीक है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं आता है, कभी इसका सिलेबस भी बड़ा हुआ करता था। फिर आते हैं धातु प्रकरण, यानी कि भू आदि जो धातुएं हैं उनके जो धातु रूप है, जैसे शब्द रूप थे वैसे के वैसे धातु रूप के ऊपर है। फिर वाच्य प्रयोग कर्तरी कर्मरी, यानी कि जो हमारा एक्टिव पैसिव है, एक आपस में एक्सचेंज, या फिर भाई एक सेंटेंस लिख दिया ये एक्टिव है या पैसिव है ये बताना है। ठीक है। उसके बाद आता है समास प्रकरण, दो पदों का समास करना, समास विच्छेद करना, और कोई समास का सूत्र। जिस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन संधि के अंदर आ सकते हैं, उसी तरह के 3 तरह के क्वेश्चन समास में आ सकते हैं। फिर लास्ट में आता है प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर है कि ये जो सारे प्रत्यय लिखे हुए हैं ना, वही सिलेबस के अंदर है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यय इतने ही होते हैं, प्रत्यय खूब सारे होते हैं, लेकिन सिलेबस में इतने ही है। ये इतने ही प्रत्यय सिलेबस के अंदर है। ठीक है। तो ये हमें सारे प्रत्यय पढ़ने, इनके अर्थ और इनसे रिलेटेड सूत्र,
तो इनसे रिलेटेड सूत्र का व्याख्या तो पूछने का चांस कम है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे खूब सारे मैटर मिल गया है। लेकिन हाँ, किसी में इसका प्रत्यय लगा दिया, मतलब एक्चुअली में क्या है ना, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, एक वर्ड लिख दिया और उस वर्ड के अंदर हमें उसके टुकड़े करने होते हैं। अगर उसमें कोई विभक्ति लगी है तो बताना होता है भाई ये विभक्ति वाला वर्ड है। दूसरा, अगर उसमें कोई प्रत्यय लगा होता है तो वो बताना होता है। खास तौर से प्रत्यय का ये यूज होता है। या फिर किसी वर्ड के टुकड़े करना है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है वो लिख दो और मूल शब्द लिख दो, तो हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रामर। इसके अंदर इतना ही हमें पढ़ना है। तो हम शुरुआत संज्ञा प्रकरण से करेंगे ऑब्वियसली। संज्ञा प्रकरण पढ़ने के बाद हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र हम याद करेंगे, सब बच्चों को याद होगा, तब तक हम संज्ञा प्रकरण शुरू कर देंगे, मतलब संज्ञा प्रकरण चला देंगे, क्योंकि इसके अंदर माहेश्वर सूत्र की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर पढ़ती है पर कम पढ़ती है, फिर भी समझ में आ जाते हैं। लेकिन जब तक माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे ना, मतलब आपको जब तक गिनती याद हुई होगी, आप जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सीख सकते। उस तरह से माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे तब तक बाकी के फॉर्मूला याद नहीं होंगे। फिर हम अनुवाद उठाएंगे, इसमें हम अलग अलग तरह के अनुवाद करेंगे। देन हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत बुक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। अब किसी के कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में 5 मिनट का टाइम है, सवाल पूछे जा सकते हैं। ये किसी ने लिखा है कि इतनी कम स्पीड में कोर्स कैसे होगा। ये हमारे डेमो क्लासेस से स्पीड कम है। कोर्स करने के लिए जो स्पीड आएगी वो आप पकड़ पाएंगी, इस बात के लिए आप इंश्योर हो जाइएगा प्लीज। मैडम आपको पढ़ाना आता है तो आप पढ़ा दीजिए। तो किसी के कोई सवाल नहीं है? ओके, आई एम रैपिंग अप। कोशिश करूंगी कि कल मेरी आवाज अच्छे, नेक्स्ट क्लास में मेरी आवाज अच्छे से आए, और थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करूं। अभी के लिए गुड नाइट।